जिला अदालत में मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद केस पर सुनवाई हुई। इस दौरान जिला अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख तय की। अब ज्ञानवापी केस में 26 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी। अदालत ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करके 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इसके पहले सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद केस पर सुनवाई पूरी हुई थी। सोमवार को हिंदू पक्ष की ओर से सर्वे रिपोर्ट पेश किया गया था। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा था कि वो यथास्थिति चाहते हैं। 45 मिनट तक दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले पर मंगलवार को एक बार फिर से सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि अब मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 26 मई को सुनवाई मुकर्रर की गई है। विष्णु जैन ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वहां पर शिवलिंग मिला है। जब वहां शिवलिंग मिला है तो उस जगह का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है, जिसे जबरन तलवार की नोक पर एक मस्जिद का रूप दिया गया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि वादी पक्ष के अधिवक्ता और उनके पिता हरिशंकर जैन बीमार चल रहे हैं, इस कारण वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। कुछ दिन पहले विष्णु जैन ने कमीशन की कार्रवाई में कहा था कि अभी उसकी प्रति ही मिली है, बाकी फोटो और वीडियो का अध्ययन नहीं हुआ है। ऐसे में सर्वे से संबंधित फोटो और वीडियो भी उपलब्ध कराते हुए उसके अध्ययन के लिए समय दिया जाए। इन सब के बीच ज्ञानवापी विवाद पर 26 मई को अगली सुनवाई मुकर्रर की गई है। वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर घमासान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू पक्ष की याचिका पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। वहीं अब कोर्ट इस पर 9 जून को फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान एएसआई और हिंदू पक्ष की ओर से अपनी अपनी दलीलें रखी गई। हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि कुतुब मीनार में 27 मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। जिस पर एडीजे निखिल चोपड़ा ने कहा कि जब भगवान पिछले 800 सालों से बिना पूजा के वहां वास करते आ रहे हैं तो उनको ऐसे ही रहने दिया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष और एएसआई को 1 हफ्ते के भीतर लिखित में जवाब देने को कहा है। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से हरिशंकर जैन ने कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत है। 27 मंदिरों को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए उन्हें वहां पूजा करने की इजाजत दी जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान जज ने हिंदू पक्ष से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि स्मारक को पूजा पाठ की जगह बना दिया जाए। इस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि वो लोग सीमित स्तर की पूजा की मांग करते हैं। वहीं एएसआई ने कोर्ट से लगातार हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करने की मांग की। कोर्ट में एएसआई की तरफ से पेश वकील ने कहा कि स्मारक का चरित्र 1958 एक्ट और उससे पहले 1904 एक्ट के तहत तय हुआ था। एएसआई की तरफ से सिविल कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। कहा गया कि कोर्ट ने माना था कि इस केस में पूजा मूलभूत अधिकार का हिस्सा नहीं है, इसलिए कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका खारिज होनी चाहिए। बहरहाल अब कुतुब मीनार मसले पर 9 जून को फैसला आएगा। अब देखना होगा कि कोर्ट कुतुब मीनार परिसर में पूजा करने की इजाजत देता है या नहीं। लेकिन सुनवाई से पहले एएसआई ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि कुतुब मीनार ये पुरातात्विक महत्व का स्मारक है, ये कोई पूजा स्थल नहीं है, यहाँ किसी को भी पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। 2024 के आम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। जता दिया है कि उसे इस चुनाव में किसी भी सूरत में कमजोर समझने की कोशिश न की जाए। आम चुनाव में देश की सत्ता को ललकारने के लिए उसने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। देश में आम चुनाव को अभी बेशक 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने संगठन स्तर पर खुद को अभी से मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर उसका जोश हाई है। उसकी आजमाइश उसने अभी से शुरू कर दी है। पिछले दिनों उदयपुर में आयोजित पार्टी के चिंतन शिविर में कांग्रेस आलाकमान ने साफ कर दिया था कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा पार्टी के उन आला चेहरों को भी एक अप्रत्यक्ष चेतावनी दे डाली थी जो खुद को G23 का हिस्सा बनाए हुए हैं और जो इस मांग के साथ अड़े दिखाई दिए थे कि नेतृत्व परिवर्तन होना ही चाहिए। उनकी एक ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, अलबत्ता पार्टी ने इस बीच पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप और टास्क फोर्स 2024 का गठन कर दिया है।
पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप में गांधी परिवार की ओर से प्रमुख चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को जगह दी गई है, जबकि टास्क फोर्स में प्रियंका गांधी को जगह मिली है। इसके अलावा भारत छोड़ो यात्रा मुहिम में प्रमुख चेहरों के तौर पर दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट को स्थान दिया गया है। आपको बता दें कि चिंतन शिविर के दौरान ही सोनिया गांधी ने संगठन स्तर के बदलावों की बात कही थी। उसी दौरान उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप, टास्क फोर्स और सेंट्रल ग्रुप फॉर भारत जोड़ो यात्रा के गठन की घोषणा की थी। कांग्रेस की ओर से ऐसी तैयारी को देश में एक बार फिर से उसका प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों के तहत देखा जा रहा है। कांग्रेस संसद के दोनों सदनों में संख्या बल के लिहाज से बेहद कमजोर है। उधर राज्य स्तर पर विधानसभा चुनाव में भी वो एक के बाद एक कई चुनाव हार चुकी है, जिसके पीछे बड़ा कारण संगठन की बड़ी कमजोरी को माना जा रहा है। वर्तमान में कांग्रेस की जो दशा है, उसे देखते हुए राजनीतिक पंडितों ने कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर से सुस्त पड़ी कांग्रेस में एक नई जान फूंकने की कोशिश की है, जो चुनावी लिहाज से उसकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप में कुल 8 चेहरों को जगह दी गई है। इसमें राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आजाद, केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, जितेंद्र सिंह और आनंद शर्मा शामिल हैं। जबकि भारत जोड़ो यात्रा के लिए बने सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप में दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट के अलावा के जॉर्ज, ज्योति मनी, शशि थरूर, प्रद्युत बरदलोई, रवनीत बिट्टू, सलीम अहमद और जीतू पटवारी शामिल हैं। बात अगर कांग्रेस टास्क फोर्स 2024 की करें तो इसमें प्रियंका गांधी के अलावा पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, अजय माकन, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल, सुनील कोनुगोलू और रणदीप सुरजेवाला शामिल हैं। टास्क फोर्स का ये वो ग्रुप है जिसके हर सदस्य को संगठन, वित्त, मीडिया, आउटरीच और चुनाव प्रबंधन से जुड़ा काम सौंपा जाएगा। इन सभी सदस्यों के पास अपनी अपनी टीमें होंगी जो अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में छात्रों के साथ संवाद किया। इंडिया एट 75 नामक इस कार्यक्रम के दौरान गांधी ने छात्रों, विशेषकर भारतीय छात्रों के साथ बातचीत की और उनके सवालों के भी जवाब दिए। कार्यक्रम में गांधी ने हिंदू राष्ट्रवाद, कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की भूमिका और देश के लोगों को संगठित करने के प्रयासों जैसे व्यापक विषयों पर बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भारत को बोलने की अनुमति देने वाली संस्थाओं पर सुनियोजित हमला हो रहा है और बातचीत को बाधित किए जाने के कारण सरकार की नीतियों को गोपनीय तरीके से प्रभावित या नियंत्रित करने वाले प्रभावशाली लोग या एजेंसियां देश में संवाद को नए तरीके से परिभाषित कर रही हैं। उन्होंने कहा, हमारे लिए भारत तब जीवंत होता है जब भारत बोलता है और जब भारत चुप हो जाता है तब निष्प्राण हो जाता है। मैं देखता हूं कि भारत को बोलने की अनुमति देने वाली संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है। संसद, चुनाव प्रणाली, लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर एक संगठन द्वारा कब्जा किया जा रहा है। बातचीत को बाधित किए जाने के कारण सरकारी नीतियों को गोपनीय तरीके से प्रभावित या नियंत्रित करने वाले प्रभावशाली लोग या एजेंसियां इन रिक्त स्थानों में प्रवेश कर रही हैं और देश में संवाद को नए तरीके से परिभाषित कर रही हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि वे राजनीति और नीति में बदलाव लाना चाहते हैं, जिसके लिए वो कांग्रेस पार्टी में युवाओं के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को संगठित करना चाहती है ताकि वो अपनी आवाज उठा सकें। अब महात्मा गांधी की राजनीति की शैली को अपनाना देश के लिए जरूरी हो गया है। पंजाब के अमृतसर स्थित श्री अकाल तख्त ने सिखों को लाइसेंसी हथियार रखने की सलाह दी है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मीरी पीरी के संस्थापक गुरु हरगोबिंद साहिब के गुरुता गद्दी दिवस पर संगत के नाम एक संदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि हर सिख आधुनिक लाइसेंसी हथियार रखने की कोशिश करे। ये वक्त और हालात की जरूरत है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया। वीडियो के अलावा कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। तस्वीरों के साथ लिखा गया, दर्शन करो जी, पिस्टल बाबा दीप सिंह शहीद जी के हैं। यह श्री अकाल तख्त साहिब में सुशोभित हैं। वीडियो में अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह बोलते सुने जा सकते हैं कि हमें गुरु महाराज ने भी सुरक्षा के लिए शस्त्र धारण करने को कहा था, इसलिए शस्त्र रखना होगा। सिख नौजवानों के पास आधुनिक हथियार होने चाहिए। सिखों को गतका सीखना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना के नाल सिख संगतां नूं उपदेश सिक्ख्या दित्ती
कि हुण वक्त आ गया है कि हर सिख जिथे बाणी पढ़ के बलवान होवे उत्थे शस्त्रधारी जरूर होवे। अकाल तख्त के जत्थेदार हरप्रीत सिंह ने यह भी कहा कि गुरु हरगोबिंद साहिब ने 4 लड़ाइयां लड़ी और जीत हासिल की। गुरु महाराज ने हर सिख को कृपान धारण करने के लिए कहा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखना बुरी बात नहीं है। अब समय आ गया है कि सिख बानी पढ़कर बलवान हो और हर सिख शस्त्रधारी बने। सिखों को नवीनतम गतका, तलवारबाजी, तीरंदाजी का अभ्यास करने के साथ ही गुरुओं का नाम भी जपना चाहिए। जत्थेदार के बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एतराज जताया है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया, श्री अकाल तख्त साहिब के माननीय जत्थेदार साहब, आपका हथियारों वाला बयान सुना। जत्थेदार साहब, आप सर्वदा भला मांगने वाली गुरुवाणी को घर घर पहुंचाने का संदेश दीजिए, ना कि हथियार रखने का। हमें पंजाब में शांति, भाईचारे और आधुनिक तरक्की के संदेश देने हैं, ना कि आधुनिक हथियारों के रखने के। दूसरी तरफ कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं ने भी जत्थेदार के बयान पर सवाल उठाए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही।